चलो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा कल्पेबल होमिसाइड एंड द मर्डर। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वेदर इट इज़ जुडिशरी एग्ज़ाम, वेदर इट इज़ एन योर एकेडमिक एग्ज़ाम, तो हर जगह पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। CCS यूनिवर्सिटी खासकर ये क्वेश्चन हर साल डालती है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हाँ, सबसे पहले एक टर्म आता है, व्हाट इज़ होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब क्या होता है? बेसिकली दिस टर्म इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म दैट इज़ अ होमासाइड, जिसमें होमा का मतलब होता है मैन एंड साइड मीन्स होता है आई कट। देन वी कैन से दैट होमिसाइड मीन्स इज़ अ किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय द ह्यूमन बीइंग। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है हमारे पास कि जो डेथ ऑफ द एनिमल है वो मर्डर नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ ऑफेंसेस जो हम एनिमल से रिलेटेड अगर हम कुछ मिसचीव कर रहे हैं या फिर क्रुएलिटी कर रहे हैं, वो हमारा इसमें इंक्लूड हो सकता है। तीसरी चीज़ इन्होंने बोली है कि जो कल्पेबल होमिसाइड होता है वो लॉफुल भी हो सकता है, अनलॉफुल भी हो सकता है। अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया और वो आपका एक्ट जो है वो लॉफुल है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो आपके जनरल एक्सेप्शंस में चल जाता है, जो 76 to 106 तक के प्रोविजंस दिए हुए हैं जिसमें IPC में, उसमें फॉल हो जाएगा। तो मतलब उसमें आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर जैसे ही आप कोई अनलॉफुल एक्ट करते हो जिसमें आपने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है ना, कुछ भी आपने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा कल्पेबल होमिसाइड। मतलब ये जो पॉइंट्स हैं अगर आप इनके अंडर आ रहे हो तो दैट वाज योर अनलॉफुल एक्ट। ओके, नाउ अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे एक्चुअल में ये कल्पेबल होमिसाइड है क्या। तो सेक्शन नंबर 299 हमें डेफिनेशन देता है कल्पेबल होमिसाइड की। देखो, सेक्शन 299 बोलता है कल्पेबल होमिसाइड विच इज़ अ वाइडर ऑफेंस दैट ऑफ द मर्डर। ये क्लियर बात है कि कल्पेबल होमिसाइड का मतलब ये है कि किसी की डेथ कॉज की जा रही है, वो मर्डर से तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। अब देखो, इन्होंने बोला हु एवर कॉजेज डेथ, जो डेथ कारित कर रहा है बाय डूइंग एन एक्ट, किसी भी एक्ट के डूइंग से मतलब किसी भी एक्ट के करने से सबसे पहली चीज़ उसमें कोई भी इंटेंशन हो उसकी, या फिर उसकी डेथ कोज करने की इंटेंशन, या फिर ऐसी बॉडीली इंजरी कोज करने की जिससे उसकी डेथ हो जाए, उसकी ये इंटेंशन। तीसरी चीज़, उस बंदे को ये नॉलेज है कि अगर जो वो एक्ट कर रहा है वो डेथ कोज कर सकती है, तो वो अगर कोई भी ऐसा बंदा कमिट्स करता है ऐसा ऑफेंस, तो वो कल्पेबल होमिसाइड का माना जाएगा। ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके इलस्ट्रेशन से। इसमें सारी इलस्ट्रेशन तो नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है, आप डायरेक्ट से जाके इजीली पढ़ सकते हो। जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो मैं यहाँ पे आपकी कवर करा रही हूँ। जैसे कि एक इलस्ट्रेशन इन्होंने दी हुई है कि ए जो है वो जो गड्ढा है उसको ढक देता है स्टिक्स एंड टर्फ से, इस इंटेंशन से कि वो कि जेड आएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी गड्ढे में गिर के। अब जेड जो है वो उस जो प्लेन सरफेस को समझते हुए जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसमें गिर जाता है और मर जाता है। इन्होंने बोला इस किल्ड, क्योंकि ए ने बिछाया हुआ था जानबूझ के, उसको इंटेंशन थी, तो वहाँ पे डेथ नहीं आया, इसलिए उन्होंने वहाँ पे लिखा किल्ड। नाउ ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। एंड ज़रूरी नहीं है उसने जेड के लिए बिछाया था तो तभी कल्पेबल होमिसाइड होता। जेड की जगह अगर कोई और इंसान भी आया होता और तब भी उसको ये लगता कि हाँ ये प्लेन सरफेस है और वो गिर के मर जाता, तब भी ए जो होता वो लायबल होता कल्पेबल होमिसाइड की। ध्यान रखना हमेशा एक चीज़, ठीक है ना। तो ये सारी इलस्ट्रेशंस आप एक बार पढ़ लेना। अब देखो इसके इलस्ट्रेशन, इसके जो असेंशियल एलिमेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं सेक्शन 299 के, वो क्या होता है? सबसे पहला होता है whoever causes death, whoever causes death। अब देखो, हमने ये चीज़ देखा कि डेथ कोज होती है, डेथ तो हो गई, लेकिन वो किसके द्वारा हो रही है? क्या वो उसी पर्सन के द्वारा एक्ट हो रहा है कि या वो उसी पर्सन के द्वारा डेथ कोज की जा रही है एक्चुअल में? तो इन्होंने बोला कि इट इज़ इमटेरियल इफ द पर्सन होम accused is intended to kill was not killed but some other person। तो ये ऐसा नहीं माना जाएगा कि जिस पर्सन के लिए आपने इंटेंशन की थी वो नहीं मरा, उसकी जगह कोई और मर गया। आप ये चीज़ बिल्कुल इमटेरियल है। वो क्या रहेगा? मीन्स द डेथ कुड बी कॉज्ड बाय वर्ड्स डेरिबेटली यूज बाय द पर्सन। इन्होंने क्या बोला इसमें कि ऐसा नहीं है कि तुमने
ए ने जेड के लिए ही पत्ते बिछाए थे उस गड्ढे पे, लेकिन वहाँ से तो कोई वाई गुजर रहा था, वाई पर्सन था, वो गड्ढे में के मर गया। तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने जेड के लिए बिछाया था, जेड नहीं मरा तो मैं कल्पेबल होमिसाइड के लिए नहीं हूँ। ये बिल्कुल इममटेरियल रहेगा। जहाँ पर डेथ कोज की जा रही है वो क्या होगा, आपका कल्पेबल होमिसाइड होगा। दूसरी बात इन्होंने बोली है कि जो रिजल्ट होता है डेथ का वो प्रोक्सीमेट होना चाहिए, रिमोट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि वो जल्दी ही होना चाहिए। अगर आज हुआ मैं जेड गड्ढे में गिरा तो उसकी या तो अभी या फिर आधे घंटे बाद मौत हो जाए। ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर हो रहा है कि उसकी डेथ कोज नहीं हुए तो फिर वो कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएगा, राइट। दूसरी चीज़ इन्होंने बोली बाय डूइंग एन एक्ट। बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ मीन्स आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कोई भी एक एक्ट यूज़ कर रहे हो और वो कैसा है, किसी इंटेंशन से है कि उसमें आपको डेथ कोज आप किसी की करना चाह रहे हो, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारे पास में, थर्ड पॉइंट आ जाता है दैट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरीज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा it means that the intention of the cause of particular injury which injury or turns out to be one likely to cause death। मुझे पता है कि अगर मैं इसके किसी भी ऐसे पार्ट पे चोट मारूंगा जिसपे ऑलरेडी वो कमज़ोर है तो वहाँ पर उसकी डेथ निश्चित है। तो अगर आप ऐसी जगह पे उसको कोई बॉडली इंजरी दे रहे हो जहाँ से आपकी इंटेंशन है, मीन्स कि आप ऐसी बॉडली इंजरी उसको पहुंचाना चाह रहे हो विद द इंटेंशन टू कॉजिंग इज डेथ, या फिर आपको पता है कि ऐसी इंजरी से उसकी डेथ कारित हो जाएगी तो भी आप उसको इंजरी पहुंचा रहे हो तो भी वो आपकी कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। फोर्थ आपका आ जाता है विद द नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली टू बी कॉज डेथ। आपको पता है एक पर्सन जो है, डेथ ज़रूरी नहीं है आप खाली आपके एक्शन से ही, आपके वर्ड से भी हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन से भी हो सकती है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों से भी डेथ हो सकती है। आपको पता है कि कोई पेशेंट है जो हार्ट पेशेंट है, अगर आपने उसको ज़रा सा भी सदमा दिया तो वो मर जाएगा। अब आपने क्या किया, उसको एक ऐसी शॉकिंग न्यूज़ दे दी जिसको उसको हार्ट फेल हुआ और वो मर गया, वो भी आपका कल्पेबल होमिसाइड होगा। या आपको ये चीज़ पता थी, कि आपको ये चीज़ की नॉलेज थी कि अगर मैं कोई ऐसा एक्ट करूँगा, या फिर आपको नॉलेज थी कि एक पर्सन के पेट में ऑलरेडी चाकू लगा हुआ है और अगर मैं वहीं पे दोबारा बॉडली इंजरी दूंगा तो वो मर जाएगा। तो अगर आपको ऐसी नॉलेज थी टू कॉज सच बॉडली इंजरी टू कॉज डेथ, वो भी आपकी कल्पेबल होमिसाइड मानी जाएगी ना। उसमें एक वर्ड देखो, इन्होंने बोला द वर्ड नॉलेज इंक्लूड्स ऑल द केसेस ऑफ rash acts by which death is caused. For rashness important, the knowledge is likely result of an which the actor does in spite of the risk, right? Now कम टू द एक्सप्लेनेशन। इसमें एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन क्या दी हुई है, अ पर्सन हु कॉजेज सच बॉडली इंजरी टू द अनदर who is laboring under a disease, disorder, bodily infirmity and thereby accelerates the death of the other shall be deemed to have cause of its death। अगर कोई भी पर्सन को ऐसी बॉडली इंजरी आपने पहुंचाई है जो ऑलरेडी किसी डिसीज से, किसी डिसऑर्डर से या फिर किसी बॉडली इन्फॉर्मिटी से गुजर रहा है और वहाँ पर जो डेथ का रेट है, जो डेथ की पॉसिबिलिटी है वो एक्सेलरेट, वो बढ़ जाती है, तो वहाँ पर ये माना जाएगा कि आपने डेथ कोज की है। वहाँ पर आपको पता था, आपको इंटेंशन थी, नॉलेज थी, कुछ भी था, वो आपका कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। क्लियर। नाउ सेकेंड एक्सप्लेनेशन बोलता है वेयर डेथ इज कोज्ड बाय बॉडली इंजरी, द पर्सन who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by resorting to the proper remedies and skillful treatment the death may have been prevented। now second explanation ये बोलता है कि अगर आपने किसी को ऐसी बॉडली इंजरी दी है जिसमें उस पर्सन के इंजरी से ऐसा लग रहा है कि वो मर जाएगा, तो आप बाद में इस चीज़ को एक तरीके से आप बहाना नहीं बना सकते हो कि भाई इंजरी थी तो उसको एक प्रॉपर रेमेडी के बाद में, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो सकता था। भले ही वो ठीक हो जाए, लेकिन अगर उसने रेमेडी उसको नहीं मिली और वो मर गया तो आपके ऊपर क्या हो जाए, कल्पेबल होमिसाइड 299 की चार्जेस लग जाएंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन नंबर 3 क्या बोलता है, दैट
अगर कोई भी चाइल्ड इन वॉम मदर्स वॉम में है, कोई चाइल्ड माँ की कोख में है, अभी उसने जन्म नहीं लिया है, उसकी आप अगर डेथ कोज कर देते हो तो वो होमिसाइड नहीं माना जाएगा। लेकिन इट मे बी अमाउंट टू द कल्पेबल होमिसाइड टू कोज डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड। लेकिन अगर आप किसी लिविंग चाइल्ड का आप डेथ कोज कर देते हो तो वो होमिसाइड माना जाएगा। और वो लिविंग चाइल्ड कैसा माना जाएगा? इफ़ एनी पार्ट ऑफ द चाइल्ड हैज़ बीन brought forth though the child may not have breathed or completely born। अब इन्होंने बोला कि अगर माँ की कोख में जब तक है, जब तक उसने जन्म नहीं लिया तब तक तो होमिसाइड नहीं है। लेकिन अगर उस बच्चे का कोई भी पार्ट बाहर आ गया है या फिर उसने सांस लिया हो या ना लिया हो, चाहे उसने कम्प्लीटली बर्थ लिया हो या ना लिया हो, अगर आपने उसकी वहाँ पर डेथ कोज कर दी तो वो होमिसाइड माना जाएगा। तो सेक्शन नंबर 299 हमने देख लिया है। 20 नंबर में डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आता है कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मर्डर को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती फिर नहीं तो। अब इससे रिलेटेड किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी सजेशन देना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। वीडियो को नहीं आपने लाइक किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।